इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद और सलाम मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, फिर मैं आज आपको एक कहानी पे लेके चला हूँ जो हकीकी और जो आपके मुल्क में गुजरी है। और कहानी वो यही है, ये 9 जज और 7 जज और 5 जज और ये जजों का रोला और फिर मुल्क में इंतशार और किसी को रगड़ना या किसी को ख्वार करना या किसी को फांसी पे टांगना लाजिम हो, तो फिर इस किस्म की कई बातें सामने आती हैं। मुझे ये इस झगड़े में जो आज अतर मिनल्ला ने अपना वो लिखा नोट और ये जो 3 रुकनी उसका फैसला आया, फिर जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने लिखा, उधर बंदोखेल साहब ने, जमाल बंदोखेल साहब ने लिखा, या फरीदी साहब ने लिखा, तो ये सारे चीज़ें जब देखता हूँ तो फिर मुझे एक पाकिस्तान की तारीख़ याद आ गई और वो तारीख़ी अल्फाज और वो तारीख़ी फ़ैसला और वो तारीख़ी धब्बा मैं आपको सुनाता हूँ। पहले तो जस्टिस मुनीर पर एक बड़ा दाग है, मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस पे एक बड़ा दाग है ये जो जस्टिस मुनीर के, लेकिन वो हमारे उससे पहले की बात है। मैं अपने होश की बात आप सुनाता हूँ और ये बात है सन 77 की, जब दुश्मन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था तो उसका नाम था ज़ियाउल हक, जिसका आज कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन उसने जिसको शहीद कराया और ज़बरदस्ती कराया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो आज भी भुट्टो जिंदा है। हुजूर ये है कि उस वक्त भी उन पर एक झूठा केस बनाया गया और वो केस था अहमद रजा कसूरी के वालिद का कत्ल। अहमद रजा कसूरी एक वकील थे, बल्कि है जिंदा है अभी, और पाकिस्तान पीपल पार्टी में के रुकन थे, यानी कि भुट्टो की पार्टी के रुकन थे। वो कोई जाति उनकी चपकलश थी, कोई जीवना नाम का बंदा था, जीवना नाई उसको कहते हैं वो इलाके के लोग। उसने वो कोई उनके वालिद से कोई मसला था, वो वालिद को कत्ल कर दिया। लेकिन उस केस को भुट्टो पर डाल दिया गया, बल्कि एक वो रपट लिखवाई गई खाली, यानी कोई पर्चा ये वो नहीं था। लेकिन जब किसी को मारना मकसूद हो, किसी को नुकसान पहुंचाना मकसूद हो, किसी को जेल में रखना मकसूद हो, तो फिर वो कोई छोटी सी एप्लीकेशन और दरख्वास्त भी बहुत बड़ा मुकदमा बन जाती है, वरना बड़े बड़े मुकदमात भी हजम हो जाते हैं। तो हुआ ये कि उसमें भी 9 जज थे, जो असल बात बताने का मकसद है। उसमें वो काफी दिन तक मुकदमा चलता रहा। मौलवी मुश्ताक की अदालत ने, मौलवी मुश्ताक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भुट्टो साहब को सजाए मौत सुना दी। मौलवी मुश्ताक के बेंच ने, मौलवी मुश्ताक चीफ जस्टिस थे। उसके बाद अपील दायर हो गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की अपील जो चल रही थी, वो रोज डेली होता थे, उस पर डेली उसकी हेयरिंग होती थी। तो वहां जनाब कोई 2 महीने 1.5 महीने उससे ज्यादा या उससे कम बेच चलती रही। चलने के बाद हुआ यह कि जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद, ये गालबन जो वजीहुद्दीन है, ये पीटीआई में थे जो पहले, जस्टिस वजीहुद्दीन के वालिद है मेरा ख्याल है, मैं अगर भूल ना रहा हूं। जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद ने कहा को फ्लू हो गया, फ्लू मतलब उनको सीएमएच में दाखिल करा दिया गया। वो एक बात कह बैठे थे 2 दिन पहले कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब 4 तरफ से गोलियां चली हों और बंदा उसमें एक ही मरा हो, तो मुझे ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए।
कि किस तरह से वो कार आई और चार तरफ से FSF के लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन बंदा बीच में एक मरा, क्योंकि अहमद कसूरी भी उसमें थे, उनके वालिद भी थे, और मेरा ख्याल उनकी वालदा और यानी 4 मुसाफिर थे उसमें, और मरा सिर्फ एक बंदा, या कत्ल हुआ एक बंदा। तो 4 सीटों पे भेड़ें बिठाई गई, भेड़ें वहां बिठा दी गई 4 सीटों पर। उसी तरह भाई वो जरा करके दिखाओ मुझे ये प्रैक्टिकल। तो जब वो प्रैक्टिकल किया गया तो वो सिर्फ 4 भेड़ें ही नहीं मर गई, बल्कि बिल्कुल तबाह हो गई कार भी, जबकि उस कार को इतना नुकसान नहीं पहुंचा था। वो सिर्फ एक बंदा उसमें अहमद कसूरी का वालिद कत्ल हुआ था, बाकी सब सेफ रहे। तो वो बात तो जब वो प्रैक्टिकल किया तो वो चारों को जिस तरह से बताई गई थी कि चारों अतराफ से जब गोलियों की बौछार हुई, और वो तो उसमें तो जो पूरी कार भी तबाह हो गई और 4 भेड़ें भी मर गई। इसका मकसद था कि वो वाकया समझ में नहीं आया। जब ये देखा तो उनको एक दिन मामूली सा नज़ला जुकाम हो गया वहीदुद्दीन अहमद को, जिन्होंने ये कहा था कि ये मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो जब उनको दाखिल कराया गया अस्पताल में, तो शाम को खबर नशर हुई PTV पर कि जनाब उनको फ्लू हो गया है और अब वो इस काबिल नहीं रहे कि वो इस बेंच में बैठे। मामूली नज़ले जुकाम को फ्लू बनाया गया और फिर कहा गया कि जनाब जस्टिस साहब इस काबिल नहीं रहे कि वो इस केस की मजीद समाअत कर सके। उनको CMH में दाखिल करा दिया गया, उनका इलाज में काफी दिन लगेंगे, लिहाजा उनको बेंच से हटा दिया गया। ठीक है, अगली बात आ गई। अब अच्छा, उनका ताल्लुक था कराची से, ये भी याद रहेगा, उनका ताल्लुक सिंध से था, वहीदुद्दीन अहमद का। अब एक जज थे जस्टिस कैसर, जस्टिस कैसर का ताल्लुक था पेशावर से। उन्होंने कहा कि भाई इसको जल्दी मुका लें, क्योंकि मेरी रिटायरमेंट में 1 हफ्ता बाकी है और 3 महीने में केस सुने बैठा हूं, ताकि इसका फैसला कर दें। और बात तो सामने आ ही चुकी है प्रैक्टिकल के बाद, वो मुंह से ये निकाल बैठे। लिहाजा 1 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा भाई मुझे 5-4 दिन 2 दिन और लगेंगे ज्यादा से ज्यादा समाज में। उन्होंने कहा नहीं जी आप रिटायर हो गए, आप जाए। 2 को यूं उड़ा दिया। 2 जजों को पता लग गया कि ये दोनों जज इस केस को नहीं मान रहे, बल्कि भुट्टो साहब की फेवर में जा रहे हैं। उनको दोनों को बेंच से हटा दिया गया। अब जनाब एक दिन बुखार हो गया याह्या मुख्तियार को, जो भुट्टो साहब के वकील थे। तो याह्या मुख्तियार क्योंकि केस प्लीड करते थे, बोलते थे, अच्छे स्पीकर थे, दलाइल देते थे, लेकिन केस तैयार करते थे गुलाम अली मेमन। उनको महारत थी केस को तैयार करने में, लेकिन स्पीकिंग और उसको प्लीड पेश करना वो जरा उनको नहीं इतना अच्छा आता था जितना याह्या मुख्तियार को अच्छा आता था। तो याह्या मुख्तियार साहब को बुखार नज़ला हुआ या बुखार हुआ, तो उन्होंने एक दिन की छुट्टी ले ली। उन्होंने कहा हम ये नहीं रोक सकते, केस की हेयरिंग नहीं रोक सकते, केस जारी रहेगा, आप अपने किसी जूनियर को भेज दें। उस दिन दलाइल दी है गुलाम अली मेमन ने, और गुलाम अली मेमन ने कहा जब केस चल रहा था कि माय लॉर्ड जस्टिस साहबान, ये वाज़ेह रहे कि मेरा मुवक्किल जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल का मुलजिम नहीं है, वो 109 का मुलजिम है। इस पर्चे में, इस केस में जो ज़ेर समाअत है, ये याद रखिए कि वो 302 का मुलजिम नहीं है, 109 का मुलजिम है। और उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए। अब उस वक्त मुल्क पाकिस्तान के एक बड़े आलिम थे, बल्कि मुफ्ती आजम, मुफ्ती पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती थे, एहतशामुल हक साहब थानवी। एहतशामुल हक साहब थानवी ने फतवा दिया
कि 109 के मुलजिम को सजाए मौत नहीं हो सकती। सजाए मौत उसी को होगी जिसने अपने हाथ से कत्ल किया हो। 109 वाला यानी जो साजिश में शामिल हो उसको कहते हैं। तो उसको कोई और सजा तो दी जा सकती है, मौत की सजा नहीं दी जा सकती। ये उनका एक फतवा जारी हुआ था। तो उस पर वो ये बात चल रही थी। तो गुलाम अली मेमन ने कहा कि जनाब मेरा मौक्कल 302 का मुलजिम नहीं है, 109 का मुलजिम है। तो जस्टिस सफदर अली शाह ने कहा, जस्टिस सफदर अली शाह भी उस बेंच में थे, कि मेमन साहब ये बताएं कि आज तक कभी 109 के मुलजिम को फांसी हुई है? यानी जब से ये ब्रिटिश कानून, जो कानून हमारे मुल्क में लाई जाए या दुनिया में चल रहा है, दुनिया के तकरीबन 80% 90% मुल्कों में यही चल रहा है, तो इसमें कभी किसी 109 के, क्योंकि हाई कोर्ट जो है, मौलवी मुश्ताक वाला कोर्ट सजाए मौत दे चुका था 109 में, ने कभी 109 में सजाए होने का जी बिल्कुल नहीं हुई। अनवर बटालवी जो वकील थे गवर्नमेंट के, जो वकील थे ज़िया-उल-हक के, उसने कहा जी हुई है। उन्होंने कहा किसको हुई है? उसने कहा जनाब लाहौर हाई कोर्ट बेंच ने जुल्फकार अली भुट्टो को दी है 109 में। यानी उसी केस का रेफरेंस दे दिया कि जिस पर बात चल रही है। यानी कि जब कुछ करना होता है तो क्या 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 तरीके होते हैं। बहरहाल हो गई बात खत्म हो गई। उन्होंने अपने दलाइल दिए, उन्होंने दिए, बात गुजर गई। उसके बाद फैसला हुआ कि जनाब 3 जज, हाँ याद रहे कि 9 में से जस्टिस कैसर को जो पिशावर के थे तो रिटायर कर दिया गया, उनका रिटायरमेंट का वक्त आ गया था, उनको 2-4 दिन मजीद नहीं दिए गए। और जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद को, जिन्होंने वो प्रैक्टिकल देखा था कि जी करके दिखाओ, उनको मामूली नज़ला जुकाम पे फ्लू और वो इस काबिल हो गए हैं दिमागी हालत उनकी कि वो मजीद केस नहीं सुन सकते। ये वाले तौर पर कहा गया कि उनकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है। 2 अब वो रह गए 7, बाकी बचे 7। अब 7 में से जस्टिस सफदर अली शाह ने वो सवालात किए जो मैंने अभी अर्ज कर चुका हूं मैं पहले। उस पर फैसला तीसरे चौथे दिन इस किस्से के कुछ हफ्ते के अंदर अंदर ही फैसला आ गया कि 3 जजेस ने, इसमें जस्टिस सफदर अली शाह, जस्टिस दुराब पटेल और एक और जस्टिस थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त, उन तीनों ने लिख दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो इस केस में बेगुनाह है और ये झूठा केस है, लिहाजा हम उनको इससे बाइज्जत बरी करते हैं। ये 3 जजेस ने फैसला लिख दिया। अच्छा, दूसरे 3 जजेस ने, जिनमें जस्टिस नसीम अली शाह, जो वो छोटे कद के जज थे, जिन्होंने बाद में एतराफ किया कि हम पे ये प्रेशर था, ग्रीन लाइन मिली हुई थी ज़िया-उल-हक से, और उसके प्रेशर में हमने ये फैसला दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी गई। क्योंकि उसकी वजह थी कि अगर भुट्टो बचता था तो ज़िया-उल-हक कब्र में जाता था। कब्र एक थी, बंदे 2 थे। अगर भुट्टो बचता था ज़िया-उल-हक कब्र में जाता था, अगर भुट्टो कब्र में गया तो ज़िया-उल-हक बच गया। यानी कि ये एक बात फैल चुकी थी क्योंकि भुट्टो के दीवाने परवाने बहुत ज्यादा थे। ये कुछ भी नहीं है इमरान खान अशर भी नहीं उसके परवानों के। जनाब जजों का फिर ये रफड़ हो गया। अब जब 3 ने ये कह दिया, चौथा 7वां जो जज थे वो थे जस्टिस अनवारुल-हक। जस्टिस अनवारुल-हक उन्होंने अपना फैसला उस पल्ले में डाल दिया जो फांसी वाले थे, क्योंकि वो डायरेक्ट ज़िया-उल-हक से ग्रीन लाइन थी। तो वो 4 हो गए, वो 3 रह गए। हालांकि अगर ऐसा हो जाए, ये केस किसी की मौत और जिंदगी का है, ये किसी जमीन का या किसी मकान का या किसी के लेन देन का फैसला नहीं था, ये किसी की जिंदगी और मौत का फैसला था। तो जस्टिस साहब को चाहिए था दरमियाना रास्ता अख्तियार करते, 2 साल 5 साल 4 साल उम्र का कुछ भी कर देते,
लेकिन जनाब उसने अपना वोट उधर डाला और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को की फांसी का वो सुना दिया गया हुक्म, जबकि 3 ने बिल्कुल लिखा को बेगुनाह है। अच्छा, अब वो तीनों जिन्होंने भुट्टो को बेगुनाह करार दिया, उन तीनों का ताल्लुक सिंध, बलोचिस्तान और KPK से था। उस वक्त सूबा साबित था इसका नाम। और जो दोनों यानी कि एक वो बेंच से निकाले गए फलू के चक्कर में, वो भी कराची के थे, वहीदुद्दीन अहमद, और जस्टिस कैसर वो भी पेशावर के थे। यानी वो 5 जज वो तीनों छोटे सूबों के थे जिन्होंने भुट्टो के हक में बात की, बल्कि 3 ने तो उनको बरी किया, 2 तो कर नहीं सके क्योंकि उनको निकाल दिया गया चक्कर से कि एक रिटायर हो गया। और ये चारों जज, इनका ताल्लुक जिन्होंने फांसी दी, इन चारों का ताल्लुक जस्टिस अनवारुल हक समेत पंजाब से था। अब छोटे सूबों के जहन में फिर गुमराही चली और फिर कोई पाकिस्तान का दुश्मन चाहता था कि एक और मशरकी पाकिस्तान बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने मुल्क पे मेहरबानी की, भुट्टो ने फांसी का फंदा कबूल कर लिया, फांसी पे झूल गया। ना तो वो इनके कहने पे मुल्क से बाहर गया, ना उसने कोई माफीनामा लिखा, और ना ही कुछ ऐसा किया जो सारी उम्र के लिए उसने कर्नल रफ़ी जो जेल के इंचार्ज थे उसको कहा, कर्नल रफ़ी मैं तारीख में नहीं मरना चाहता, मुझे फांसी दे दो, लेकिन मैं ना तो मुल्क से बाहर जाऊंगा ना इनसे माफ़ी मांगूंगा। तो ये जनाब पहले भी हुआ था 9 जजों वाला, और ये अब फिर वही 9 जजों वाला रोला है। और ये किसी ना किसी का या तो मुल्क तोड़ के जाता है या किसी का सर लेके जाता है, क्योंकि वो मौलवी तमीज़ुद्दीन भी, वो वाला केस भी वो मौलवी तमीज़ुद्दीन बंगाल के थे शायद। तो इस तरह से ये जो है ये बुरानी कैफियत, अब इसको बेहतर है कि फौरी हल कर लिया जाए, हाथ बांध के दस्त बदस्ता। 25 करोड़ मुल्क की आवाम की जानिब से मेरी गुजारिश है जस्टिस साहबान से कि जनाब एक फुल बेंच बना लें, 9 का बेंच बना लें, 10 का बेंच 11 का बेंच बना लें, 7 का बेंच बना लें, 5 का बेंच बना लें, लेकिन कोई बड़ा बेंच बना के इसका फैसला कर लें ताकि तस्हीह हो जाए। गलती हो जाती है, गलती की तस्हीह होती है, ठीक है, आपका हुक्म मुकद्दम है क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन तस्हीह भी हो सकती है क्योंकि आपके 4 जज कुछ और कह रहे हैं। तस्हीह की जरूरत भी इसलिए है कि जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर बिन अल्लाह ये कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, और जस्टिस काजी फायज ईसा और सरदार तारिक बल्कि उनके साथ तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कुछ और लिखा है। तो ये कोई इतने फैसले गड़बड़ हो गए हैं कि मेहरबानी करके अब इनको मुतनाज़ा न बनाएं और इस मामले को ऐसा हल कर लें कि मेरे पाकिस्तानियों को सुकून आ जाए, पाकिस्तान को सुकून आ जाए, पाकिस्तान के जो लोग जहन को बैठे, जो खुद जहन हो गए हैं कि हो क्या रहा है, जब तक ये हालात सही नहीं होंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, मुल्क की अफरा तफरी खत्म नहीं होगी। ये बात दुरुस्त है, इमरान खान की एक ही बात दुरुस्त है कि नए इलेक्शन हो और उसके बाद जिसको गवर्नमेंट मिले ताकि वो स्मूथली अपना काम कर सके, वहां कोई तहरीकें ना हो, वहां कोई धरने ना हो, वहां कोई जलसे जुलूस ना हो, तब हमारी मईशत को संभाला मिलेगा और इंशाअल्लाह मईशत कामयाब होगी। और जिसकी कामयाबी के इशारे बड़े अच्छे तरीके से मिल चुके हैं, मैं आज से 5-6 दिन पहले बता चुका हूं कि हमें IMF से जान छुड़ाना पड़ेगी, और अब अल्लाह ने वो वक्त दिया है कि शायद अब हमारी जान छूट रही हो। ये स्टोरी मुझे मिल चुकी है, लेकिन मैं इस पर कल बात करूंगा, और ये मुल्क के लिए बेहतरीन स्टोरी है और आपको भी खुशी होगी ये सुनकर। इंशाअल्लाह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, और ये जो अब मैंने वीडियो बनाई ये आप पसंद करेंगे। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी मेहरबानी।